काम एक, कंपनी एक। फिर गुड़गांव में सैलरी 19,000 और नोएडा में सिर्फ 16,000 ही क्यों? सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले में एक बर्गर की कीमत 3,000 रुपये कैसे गिर गई? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार सबके लिए एक जैसी सैलरी फिक्स क्यों नहीं कर देती? वन नेशन वन सैलरी क्यों नहीं? आज हम इस कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल इकोनॉमी की डीप रिसर्च करेंगे और समझेंगे कि आपकी सैलरी सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपकी लोकेशन कैसे तय करती है। इस अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के मिनिमम वेज एक्ट 1948 को समझना होगा। भारत में लेबर एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अपने राज्य की मिनिमम सैलरी तय करने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। हरियाणा सरकार का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूपी से अलग है। हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले शुरू हुआ था। वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की सरकार ने मजदूरों और वर्कर्स की मिनिमम वेज यूपी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा सेट की हुई है। अगर एक कंपनी को गुड़गांव में फैक्ट्री लगानी है तो उसे हरियाणा सरकार के लेबर लॉ के हिसाब से मिनिमम सैलरी देनी ही पड़ेगी, जो यूपी के नोएडा में सेट की गई मिनिमम सैलरी से लीगली ज़्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी वहाँ रहने का खर्च। गुड़गांव को एक कॉरपोरेट शहर की तरह बसाया गया है। वहाँ प्राइवेट बिल्डर्स का राज रहा है। वहाँ रूम रेंट, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों का खर्च नोएडा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नोएडा एक अथॉरिटी द्वारा प्लान किया हुआ शहर है, जहाँ हाउसिंग आज भी गुड़गांव के मुकाबले थोड़ी अफोर्डेबल है। कंपनियाँ बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्हें पता है अगर वो गुड़गांव के वर्कर्स को नोएडा वाली सैलरी 16,000 देंगे तो वर्कर्स वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और नौकरी छोड़ देगा। इसलिए गुड़गांव में टैलेंट को रोके रखने के लिए कंपनियों को मजबूरी में वहाँ का लोकल मार्केट रेट मैच करना ही पड़ता है। अब सवाल यह आता है कि कंपनियां नोएडा वाले वर्कर्स को भी 19,000 सैलरी क्यों नहीं दे देती? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सैलरी इस बात पर तय नहीं होती कि कंपनी कितना कमा रही है। सैलरी इस बात पर तय होती है कि उस शहर में उस काम को करने के लिए कितने लोग कितने पैसों में तैयार हैं। यूपी और आसपास के राज्यों से भारी संख्या में वर्कफोर्स नोएडा आती है। लेबर सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ कंपनियाँ आसानी से 16,000 में अच्छे वर्कर्स को हायर कर लेती हैं। इकोनॉमिक्स का सीधा सा रूल है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। कंपनियां कोई एनजीओ नहीं है। अगर उसे 16,000 में वर्कर्स मिल रहा है तो वो 19,000 क्यों देगी? अब दूसरा और सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकार एक ऐसा नियम क्यों नहीं बना देती कि पूरे देश में हर जगह हर वर्कर्स को कम से कम 20,000 रुपये मिलेंगे। अब सुनने में तो यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिज़ास्टर साबित हो सकता है। अगर सरकार ने पूरे देश के लिए एक ही हाई सैलरी फिक्स कर दी तो इसका सीधा असर रीजनल इंडस्ट्रीज जोन्स पर पड़ेगा। सोचिए, अगर एक कंपनी को बिहार के किसी छोटे से गांव में और मुंबई के बांद्रा में सेम सैलरी ही देनी पड़ेगी तो वो गांव में फैक्ट्री क्यों लगाएगी? वो तो अपना सारा इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही करेगी। सैलरी कम होने की वजह से ही कंपनियां टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपने प्लांट लगाती हैं, जिससे वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। अगर वन नेशन वन सैलरी लागू हो गया तो छोटे शहरों में इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुँच जाएगी। तो इसका कंक्लूजन सीधा सा है, गुड़गांव और नोएडा में जो सैलरी में अंतर है ये किसी एक कंपनी का धोखा नहीं है, बल्कि हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। ये अंतर सरकार की अलग अलग नीतियाँ, रियल इस्टेट के खर्च और डिमांड सप्लाई के खेल का नतीजा है। आपकी सैलरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने भी कभी लोकेशन की वजह से सैलरी में अंतर फेस किया है।